दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है सर्जरी। आज हम इंट्रोडक्शन का बात करेंगे। सर्जरी का मतलब हुआ कि चोट या घाव या कोई अन्य रोग जो कि ऑपरेशन के द्वारा ठीक होता है, उसे हम सर्जरी कहते हैं। मनुष्य या पशु में बहुत सारे रोग ऐसा है जो कि दवा के द्वारा ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जो कि ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक। आजकल आधुनिक उपकरण के आ जाने से पशु में भी सर्जरी करना पहले की तुलना में आसान हो गया है और इससे पशु को एवं किसान को बहुत ही लाभ मिलता है। कोई भी बीमारी जिसको हम सर्जरी पहले नहीं कर पाते थे, उसको आज आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों, आगे मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ सर्जरी। सर्जरी के कितने प्रकार होते हैं। पहला टाइप है माइनर सर्जरी, छोटी सर्जरी, यानी शरीर में जो छोटा सा कहीं पे अगर सर्जरी करना हो जो कि आसानी से किया जा सकता है, जिसमें रोगी की मौत का खतरा कम रहता है एवं आम तौर पर सर्जरी किसी अन्य मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसे हम माइनर सर्जरी कहते हैं। जैसे एब्सेस में चीरा लगाना, घाव का ड्रेसिंग करना। तो सेकेंड है मेजर सर्जरी। यह सर्जरी माइनर सर्जरी के तुलना में शरीर में अधिक भाग में चीरा लगाया जाता है एवं अधिक समय लगता है तथा उस माइनर सर्जरी की तुलना में थोड़ा कठिन होता है एवं इसमें पशु की मौत की संभावना बनी रहती है। इसका उदाहरण है सिजेरियन ऑपरेशन, रूमेटोमी इत्यादि। फिर आगे हम बात करने जा रहे टाइप्स का इमरजेंसी सर्जरी। वैसे सर्जरी जो कि बिना किसी इंतजार किए कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए रोगी पशु को बचाने के लिए किया जाता है, उसे हम इमरजेंसी सर्जरी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा सिजेरियन ऑपरेशन, या फिर पथरी अगर हो गया है मान यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसको निकालने के लिए हम इमरजेंसी सर्जरी करते हैं। अगला टाइप है इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी हम उसको कहते हैं जो कि जिसमें पशु को एक खतरा नहीं रहता है, लेकिन ऑपरेशन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। इसका एग्जांपल एम्पुटेशन, डिहॉर्निंग। दोस्तों, अगला टाइप है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी मनुष्य में भी तथा पशु में भी किया जाता है। पशु की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, मालिक के इच्छाओं के अनुसार संतुष्टि के लिए इसको किया जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी डॉग्स में जनरली ज़्यादा मिलता है। इसका एग्जाम्पल है ईयर का ट्रिमिंग करते हैं या फिर टेल का डॉकिंग करते हैं। दोस्तों, मैं आगे बात करने जा रहा हूँ सर्जिकल एनाटॉमी क्या होता है, इसके बारे में। पशु के शरीर के जिस भाग का ऑपरेशन करना है, उस भाग का हमको एनाटॉमी का पूरा जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमको रूमेनेटोमी करना है, तो रूमेन का किस रीजन में करना है, फ्लैंक रीजन में, तो किस साइड करना है, और उसमें ब्लड वेसल कहाँ पे ज़्यादा होगा, नर्व कहाँ होगा, ये सब हमको पता होना चाहिए, तो सर्जरी करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो एनाटॉमी की जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, सर्जिकल बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सर्जिकल बैक्टीरियोलॉजी हम उसको कहते हैं जैसे सर्जरी हम कर दिए, सर्जरी करने के बाद इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहता है, तो उसमें पस जो निकलेगा या फ्लूइड निकलेगा या मिल्क निकलेगा, उसको हम बैक्टीरियोलॉजिकल जांच करवा देंगे और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करवा करके जो रेसिस्टेंट नहीं डेवलप किया होगा एंटीबायोटिक से, उस एंटीबायोटिक को हम चलाएँगे तो फिर आसानी से ठीक हो सकता है। दोस्तों, मैं आगे बात करने जा रहा हूँ सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जरी करने के बाद शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का स्टडी या अध्ययन किया जाता है इसमें। जैसे मान लेते हैं कि जहाँ पर सर्जरी होता है उसके बगल में आप देखिएगा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। साइनोसिस का मतलब हो गया कि ब्लू कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर स्किन, तो ये हम इसमें स्टडी करते हैं। दोस्तों, ट्रामा के बारे में आप लोग सुने होंगे। ट्रामा किसको कहते हैं? ट्रामा हम उसको कहते हैं कि शरीर पे किसी बाहरी वस्तु द्वारा चोट जो लगती है, उसे हम ट्रामा कहते हैं। शरीर के किसी भाग या अंग को प्रभावित करती है। ये सर्जरी जो है वो फिजिकल ट्रामा हो सकता है या केमिकल ट्रामा हो सकता है। फिजिकल ट्रामा मान लीजिए कोई शार्प ऑब्जेक्ट या ब्लंट ऑब्जेक्ट है, उससे चोट अगर लगता है उसको हम फिजिकल ट्रामा बोलेंगे। और मान लीजिए कि कोई केमिकल
सब्सटेंस है, केमिकल रिएजेंट है, उसके द्वारा अगर मान लीजिए कि उसको अगर हम डालते हैं स्किन पे या कहीं, तो उसके कारण जो ट्रामा होगा उसको बोलेंगे केमिकल ट्रामा। इसका एग्जांपल हो जाएगा तेजाब या एसिड या फिर बेस या अल्कली। दोस्तों आगे बात करने जा रहे हैं फीवर। फीवर वह स्थिति है जिसमें बॉडी टेम्परेचर अधिक हो जाता है और ऐसा किसी रोग के कारण ही होता है। पैरेक्सिया के बारे में अगर हम बात करें, पैरेक्सिया हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें बॉडी टेम्परेचर अधिक हो जाता है, लेकिन यह किसी रोग के कारण भी हो सकता है या रोग के बिना भी हो सकता है पैरेक्सिया। दोस्तों एक टर्म आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री हम किसको कहते हैं? जब पशुपालक या किसान आपके पास आता है तो आप उससे उसके बारे में पूछते हैं कि रोग जो है कब से है, उसके आसपास का वातावरण क्या है, कब से क्या है, मतलब उसका हिस्ट्री हम लेते हैं कि कब से है, इससे पहले कोई डिजीज़ तो नहीं था, क्या खिलाते हैं, क्या, ये सब जो भी हम हिस्ट्री लेते हैं वो सारा इसमें हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। दोस्तों हिस्ट्री अगर सही मिल जाने से रोगी का ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाती है। दोस्तों एक टर्म आता है इटियोलॉजी। कोई भी डिजीज़ जो है जिस कारण से होता है, जिसका कॉजेटिव एजेंट जो होगा उसको हम इटियोलॉजी बोलेंगे। दोस्तों कोई भी बीमारी का कोई ना कोई इटियोलॉजी होता है, कोई ना कोई कारण होता है। दोस्तों डिस्पोजिंग फैक्टर, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि वो रोग का कारण नहीं होता है, लेकिन वो उस रोग का एक संभावना होता है कि उसके कारण से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे स्लिपरी सरफेस है या चिकनाई वाला सरफेस है, वहाँ पे पशु का गिरने का संभावना रहेगा, उसके कारण से फ्रैक्चर हो सकता है, वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर उसका हो गया। जैसे एज हो गया, पशु का एज, वो भी जो है उम्र, पशु की उम्र जो है वो भी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है कि आप जानते हैं कि कुछ रोग ऐसा है जो कि ज़्यादा एज में होने की संभावना ज़्यादा होता है। सिम्टम वो हुआ कि कोई डिजीज़ का कुछ सिम्टम होता है। जैसे हम किसी भी जानवर या किसी भी एनिमल का हम अगर नॉर्मल बिहेवियर जानते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग आएगा तो वो डिजीज़ कंडीशन को बताता है, उसको हम बोलेंगे सिम्टम। डायग्नोसिस के बारे में, तो डायग्नोसिस जो है हम कैसे करेंगे? कोई किसान अगर अपने पशु को आपके पास लेकर के आते हैं तो आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे? तो उसका हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री से पता चल जाएगा, वो बताएंगे कि ये होता है, खाना नहीं खा रही, ये सब हिस्ट्री से हमको पता चल जाएगा। जो भी हिस्ट्री होगा उससे हमको कुछ आइडिया मिलेगा और उससे रिलेटेड हमको कुछ जांच कर लेना पड़ेगा उसको। तो इससे हमको एक डिजीज़ के लक्षण के बारे में हमको पता चल जाएगा, तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कौन डिजीज़ हुआ है। दोस्तों बहुत सारे डिजीज़ को हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि सिम्टम जो है बहुत सारे डिजीज़ में कॉमन सिम्टम होता है, सेम लक्षण होता है, जो अलग लक्षण होगा उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस। दोस्तों एक टर्म है सिक्विली। सिक्विली कहने का मतलब ये हुआ कोई डिजीज़ अगर हुआ है उसको अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसके कारण जो सिम्टम डेवलप करेगा, उसके कारण जो चेंजिंग आएगा उसको हम बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिक्विली। दोस्तों एक टर्म है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस कहने का मतलब ये हुआ कि कोई आपके पास जानवर लेकर के आया, बताया कि ये सिम्टम है, ये हिस्ट्री बता दिया, सारा चीज़ बता दिया, तो आप डिजीज़ का अनुमान लगा लिए, तो उसके बारे में आप ये बता सकते हैं कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो आप जो बता सकते हैं उस डिजीज़ के परिणाम को आगे भविष्य में क्या होगा उसकी कंडीशन को हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। दोस्तों एक टर्म है रिमेडियल ट्रीटमेंट। वैसा ट्रीटमेंट जिससे कि इलाज करके रोगी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, उसको रिमेडियल ट्रीटमेंट बोलते हैं। रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट देने पे भी रोग जो है पूरी तरह ठीक नहीं होता है, लेकिन रोगी को आराम मिलता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में कई बार ऐसा होता है कि रोगी के कारण का क्या है वो पता नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों एक टर्म आता है फिजिकल थेरापी। कई बार कुछ रोग ऐसा भी होता है जिसमें दवा के कारण दवा देने से ठीक नहीं होती है, लेकिन एक फिजिकल ट्रीटमेंट अगर किया जाता है तो वो ठीक हो जाता है। जैसे हम बात करें कहीं पे चोट लगा है तो वहाँ पे मसाज के द्वारा या फिर रेडिएशन के द्वारा या फिर गर्म पानी के द्वारा ये सबसे ठीक हो सकता है। तो एक टर्म है एनोरेक्सिया।
अगर खाना पूरी तरह से जानवर बंद कर देगा उसको हम एनोरेक्सिया बोलेंगे। इनएपेटाइट, अगर भूख की कमी हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे इनएपेटाइट। दोस्तों आगे बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वेटनरी सर्जरी। आधुनिक वेटनरी सर्जरी के सिद्धांत क्या क्या है। दोस्तों सर्जरी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पशु को दर्द कम हो एवं निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। एसेप्टिक सर्जरी, एसेप्टिक कहने का मतलब कि वहाँ पे हाइजेनिक मेंटेन करके हमको सर्जरी को करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का संभावना कम हो। एनाटॉमिकल डिसेक्शन, एनाटॉमिकल डिसेक्शन वहाँ करना चाहिए। एनाटॉमिक जिस भाग में सर्जरी कर रहे हैं वहाँ का हमको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए एनाटॉमी का, तो आसानी से हम डिसेक्शन कर सकते हैं। जेंटल हैंडलिंग हमको करना चाहिए टिश्यू का, ताकि टिश्यू को जो है नाजुक अंग होता है उसको हमको अच्छा ढंग से हैंडल करना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए, औजार का सही से उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए सर्जरी के दौरान अगर हेमरेज हो रहा है तो हमको हेमरेज को कंट्रोल करना चाहिए। ब्लीडिंग कहीं से होने लगा तो उसको हमको फोर्सेप्स से या फिर हेमोस्टैटिस के द्वारा या फिर प्रेशर के द्वारा हमको ब्लड को बहने से रोकना चाहिए, हेमरेज से रोकना चाहिए। दोस्तों सुचर मटेरियल का हम यूज करते हैं सुचरिंग के लिए, उसको जो स्किन में कट किया गया उसको बांधने के लिए, तो उसमें हमको सुचर मटेरियल का कम से कम यूज करना चाहिए ताकि इजीली हीलिंग हो, आसानी से घाव भर सके। दोस्तों सुचरिंग करते समय सुचर को हम इतना कस करके नहीं बांधे कि उसमें टेंशन आ जाए, ठीक है। सुचर टेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में घाव बाद में प्रेशर से हो सकता है सुचर मटेरियल जो है वो फूल सकता है। दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डेड स्पेस नहीं रहना चाहिए। डेड स्पेस करने का मतलब कि दो स्किन जो कट चीरा जो लगाए हैं उसको एकदम बीच में सट जाना चाहिए, बीच का स्पेस थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। इमोबिलाइजेशन कर देना चाहिए ताकि कहीं चले तो मूवमेंट से इधर उधर वो ऑपरेशन वाली जगह पे हिलडोल नहीं हो, ताकि वो आसानी से हीलिंग हो सके। दोस्तों चीरा लगाने के लिए शार्प इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना चाहिए और कंटामिनेटेड फ्री होना चाहिए, और एनेस्थेसिया हमको पहले उसको हम दे देंगे ताकि पशु को दर्द नहीं हो, प्रॉपर डोज में दे, प्रॉपर सिटेशन होना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, एवं अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।